Hello everyone. We are going to discuss about gametogenesis and mainly spermatogenesis according to the syllabus of BSc 4th Sem Zoology second paper. गैमेटोजेनेसिस अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, तो गैमेटोजेनेसिस मीन की गैमेट्स की फॉर्मेशन, जेनेसिस मीनिंग फॉर्मेशन, गैमेट्स की फॉर्मेशन, जो मेल है उसके और जो फीमेल है, फीमेल के अंदर गैमेट होता है ओवम या फिर जिसे हम बोल देते हैं एग, या फिर और क्या कह सकते हैं फीमेल गैमेट। मेल के अंदर स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोवा या फिर और क्या बोल सकते हैं इसे मेल गैमेट। तो इनकी जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन, फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। ये चीज़ आप ध्यान रखना, हैप्लॉइड गैमेट, क्योंकि गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड ही बनेंगे। हैप्लॉइड गैमेट फ्रॉम किससे बने हैं? डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल। और जो प्राइमरी जर्म सेल है ये इन्हें हम बोलते हैं गैमेटोगोनिया। गैमेटोगोनिया स्पर्म बनाने वाली गैमेटोगोनिया क्या हो गई? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल बोल दो। और ओवम बनाने वाली गैमेटोगोनिया कौन हो गई? ऊगोनिया या फिर ऊगोनियम। इसे हम एग मदर सेल बोल सकते हैं, इसे हम स्पर्म मदर सेल बोल सकते हैं। और ये बनेंगे कहाँ? इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? गोनेड्स। गोनेड्स, टेस्टिस इन केस ऑफ मेल एंड ओवेरीज इन केस ऑफ फीमेल। तो गैमेटोजेनेसिस की जो डेफिनेशन है उसे हम एक बार फिर से देखें तो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट फ्रॉम डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल गैमेटोगोनिया, spermatogonia in case of male and oogonia in case of female, present in primary sex organ known as gonads, testes in case of male and ovaries in case of female। जो गैमेटोजेनेसिस है वो मेनली दो टाइप का होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। The process of formation of spermatozoa is known as spermatogenesis and the process of formation of ovum is known as oogenesis। तो मेनली जो हमारे सिलेबस के अंदर है बीएससी फोर्थ सेम के सिलेबस के अंदर वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को ओनली। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड, it is the formation of haploid microscopic and functional male gamete। It is the formation of haploid microscopic and functional male gamete called as spermatozoa। और ये बनेगा कहाँ से? मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, प्राइमरी जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, inside seminiferous tubules of testes, seminiferous tubules of testes। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये नियर अबाउट 74 डेज़ का टाइम पीरियड है स्पर्मेटोजेनेसिस का, कि 74 डेज़ के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगी। मेल के अंदर कोई भी, जैसे फीमेल के अंदर तो क्या होता है मीनोपॉज आ जाता है एट द एज ऑफ नियर अबाउट 50 ईयर्स, लेकिन मेल के केस में ऐसा क्लियर कट मीनोपॉज नहीं आता। तो जो ओल्ड एज है तब तक स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती रहेगी। अगर हम बात करें पीरियड ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस तो इसके केस में दो तीन सब केस बनते हैं, जैसे कि जो सीजनल ब्रीडिंग एनिमल हैं,
सीजनली ब्रीडिंग एनिमल्स, जैसे मैं एग्जांपल दूं, बैट, ओटर, लामा। एक और बात, जो टेस्टिस हैं, अगर उनकी हम पोजीशन की बात करें कि भाई मैंने बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलेगी। जो टेस्टिस हैं वो ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी स्क्रोटम के अंदर डिसेंड हो जाएंगी, मतलब वो परमानेंटली स्क्रोटम के अंदर रहेंगी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन, एब्डोमिनल रीजन के बाहर स्क्रोटम के अंदर, क्योंकि जो स्पर्मेटोजोआ है उसकी फॉर्मेशन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, और स्क्रोटम के अंदर ये 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम मेंटेन रहेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। बट कुछ केस ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर ये जो टेस्टिस हैं वो परमानेंटली स्क्रोटम में लाइन नहीं करती, वो किसी एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर स्क्रोटम में आएंगी, जैसे कि सीजनली ब्रीडिंग एनिमल। उनका एग्जाम्पल मैंने लिखा है बैट, ओटर और लामा के केस में। इनके अंदर क्या चलेगा कि जब इनका जो ब्रीडिंग सीजन आएगा ना, पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, उस सीजन के ड्यूरिंग ही टेस्टिस कहाँ आएंगी, स्क्रोटम के अंदर आएंगी, और बाकी टाइम वो कहाँ रहेंगी, एब्डोमिनल रीजन के अंदर रहेंगी। तो जो डिसेंड है स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस का, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर होगा, और इस सीजन के अंदर ही टेस्टिकुलर साइकिल चलेगी, टेस्टिकुलर साइकिल चलेगी जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। फिर कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर, जैसे मैंने बताया 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग स्क्रोटम में परमानेंटली टेस्टिस आके लाई करेंगी। जैसे इसका मैं एग्जांपल दूं, ह्यूमन के केस में ह्यूमन मेल, लायन, बुल, हॉर्स। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या रहेगा कि जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम के अंदर परमानेंटली लाई करेंगी, और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो थ्रू आउट द ईयर चलती रहेगी। ह्यूमन मेल के अंदर टेस्टिस हैं वो डिसेंड करेंगी स्क्रोटल सैक के अंदर ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि एलिफेंट, एक्डिना, डॉल्फिन, व्हेल्स, सील्स, जिनके अंदर टेस्टिस परमानेंटली एब्डोमिनल रीजन में लाई करेंगी। देखो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो सीजनल ब्रीडर्स ऑर्गेनिज्म पढ़े जैसे कि बैट, ओटर, लामा है। इनके अंदर कि एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही क्या होगा, टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम के अंदर आके डिसेंड होंगी, स्क्रोटम के अंदर आएंगी, बाकी टाइम वो कहाँ पर रहेंगी, बाकी टाइम वो एब्डोमिनल रीजन के अंदर रहेंगी। और जब इनके अंदर ये ब्रीडिंग सीजन आएगा, जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर डिसेंड होंगी, उसी टाइम पे इनके अंदर टेस्टिकुलर साइकिल चलेगी, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ होगा। ह्यूमन के केस में, लायन के, ह्यूमन मेल के केस में, लायन के केस में, बुल के केस में, हॉर्स के केस में, इनके केस में क्या है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी जो 7th मंथ होगा, उस ड्यूरिंग टेस्टिस स्क्रोटम में आके परमानेंटली लाई करेंगी, और थ्रू आउट द लाइफ इनके अंदर कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होगा जिसके अंदर टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर साइकिल चलेगी। थ्रू आउट द लाइफ क्या होगा कि जो टेस्टिस हैं उनके अंदर टेस्टिकुलर साइकिल चलती रहेगी और स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती रहेगी। क्यों? क्योंकि स्क्रोटम के अंदर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा, और स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी के कंपैरिजन में कम चाहिए। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनके अंदर जो टेस्टिस हैं वो परमानेंटली एब्डोमिनल रीजन में लाई करेंगी, वो कभी स्क्रोटम के अंदर डिसेंड ही नहीं होंगी, जैसे कि एलिफेंट है, एक्डिना है, डॉल्फिन है, व्हेल है और सील है। आई होप आपको इतनी बात मेरी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रोसेस पे, डेट इज़ मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कि स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कैसे होगा। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है मेनली ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, 74 डेज लेगी कंप्लीट होने में लगभग।
तो स्पर्मेटोजेनेसिस के मैकेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक तो पार्ट हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ध्यान से देखना आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और दूसरा पार्ट होता है इसका स्पर्मियोजेनेसिस। एक एक करके इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में। जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है, फर्दर ये 3 सब पार्ट में और डिवाइड कर रखा है। इनके 3 सब फेज है, जैसे कि फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव फेज। एक एक करके इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकेंड वन इज ग्रोथ फेज, एंड थर्ड वन इज मैच्योरेशन फेज। इन तीनों फेज़ों के बारे में एक एक करके हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज से। मल्टीप्लिकेटिव फेज का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। इसके अंदर मेनली चलेगा रैपिड माइटोटिक डिवीजन। रैपिड माइटोटिक डिवीज़न की जल्दी जल्दी से माइटोटिक डिवीज़न चलेगा, और वो माइटोटिक डिवीज़न किसका होगा? डिप्लॉयड प्राइमोडियल, या फिर मैं बोल दूँ प्राइमरी जर्म सेल की। जो टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम है की, जो भाई टेस्टिस है उसके अंदर क्या होती हैं? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होंगी। जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये जर्मिनल एपिथेलियम है, इस जर्मिनल एपिथेलियम की जो डिप्लॉयड प्राइमोडियल जर्म सेल है उसके अंदर रैपिड माइटोटिक डिवीज़न चलेगा, फटाफट माइटोसिस होगी। और जो ये रैपिड माइटोटिक डिवीज़न है, इनकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पर्मेटोगोनिया की। स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होगी, स्पर्म मदर सेल की फॉर्मेशन होगी। हर एक जो स्पर्मेटोगोनिया है उसके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मिलेगा, और ये भी कैसी? डिप्लॉयड सेल मिलेगी। अगर हम क्लास ऑफ स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो 7 क्लास ऑफ स्पर्मेटोगोनिया मिलती हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6 7 क्लास मिलेंगी। तो जो टाइप ए है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया सेल है, वो बिहेव करती हैं स्टेम सेल की तरह, क्योंकि देखो एक दिन में नियर अबाउट मिलियंस ऑफ स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। तो मिलियन ऑफ स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए स्पर्मेटोगोनिया का होना भी ज़रूरी है। तो अगर सारी स्पर्मेटोगोनिया हैं वो स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हुई, तो आगे फॉर्मेशन फर्दर कहाँ से होगी? नेक्स्ट डे में फॉर्मेशन कहाँ से होगी? स्पर्मेटोजोआ की। इसलिए कुछ स्पर्मेटोगोनिया है वो स्टेम सेल की तरह बिहेव करती हैं और अपने नंबर को इंक्रीज करने में लगे रहते हैं। बाकी जो ये 7 क्लास हमने बताई हैं, ये 7 क्लास हमने, एक तो इनका साइज डिक्रीज होगा, जब ये ए से जी की तरफ आएंगे तो इनका साइज डिक्रीज होगा, उस बेसिस पे इसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा कि इनके जो साइटोप्लाज्मिक एपरेटस है वो अलग अलग है। इन 7 क्लास को हम साइज के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और साइटोप्लाज्मिक एपरेटस के भी बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्दर जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करेगी? ग्रोथ फेज में एंटर करेगी। जो टाइप बी वाली है वो एंटर करेगी इन ग्रोथ फेज। तो मेनली ये क्या था? हमारा मल्टीप्लिकेटिव फेज था, प्रोलिफरेटिव फेज था। इस फेज में हमने क्या बात की कि जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस की क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, ट्यूब्यूल के अंदर ये क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम की जो डिप्लॉयड प्राइमोडियल या फिर प्राइमरी जर्म सेल है उसके अंदर क्या होगी? रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बनेंगी, स्पर्म मदर सेल बनेंगी, जो कि ऑलरेडी डिप्लॉयड सेल है। फिर हमने 7 क्लास ऑफ स्पर्मेटोगोनिया के बारे में बात की, ए बी सी डी ई एफ जी। जो फर्स्ट वाली है, ए वाली है, वो एज एन स्टेम सेल बिहेव करेगी ताकि वो अपने नंबर को इंक्रीज
इंक्रीज कर सके, कांस्टेंट कर सके। जो टाइप बी वाली है वो फर्दर ग्रोथ फेज में एंटर करेगी, फिर उसका मैचुरेशन होगा और वो स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन करेगी। फर्दर उसके स्पर्मियोजेनेसिस होके स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होगी। जो हमने ये 7 क्लासेस बताई हैं ABCDEFG, इन्हें हम डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे कर सकते हैं कि ए से लेके जब हम जी की तरफ जाएंगे तो इनका साइज डिक्रीज होगा। दूसरा जो साइटोप्लाज्मिक एपरेटस है इनके अंदर हमें चेंज मिलेगा। तो ये फर्स्ट फेज की बात थी। अब हम दूसरे फेज जो कि ग्रोथ फेज है, अब हम बात करते हैं किसकी, ग्रोथ फेज की बात करेंगे। तो जो ग्रोथ फेज है ये स्पर्मेटोगोनियल डिवीजन के, जो जैसे भाई स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जो लास्ट माइटोटिक डिवीजन होगा जिसे हम बोलते हैं लास्ट स्पर्मेटोगोनियल डिवीजन, उसके बाद ग्रोथ फेज का स्टार्ट होगा। और इसके अंदर मेनली क्या चलता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का इंक्रीज होना। स्पर्मेटोगोनियम अपने साइज में डबल होगी। जैसे कि भाई ये क्या है, ये स्पर्मेटोगोनियम है, इसने अपना लास्ट स्पर्मेटोगोनियल डिवीज़न किया और ये एंटर हुई ग्रोथ फेज में। तो ग्रोथ फेज में इसके अंदर क्या होगा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस चलेगा, मतलब ये अपने साइज को क्या करेगा, ट्वाइस करेगा, डबल करेगा। और कैसे करेगा, बाई एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल, by accumulation of nutritive materials in cytoplasm, कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूट्रिटिव मटेरियल को अक्यूमुलेट करके अपने साइज को ऑलमोस्ट डबल कर लेगा। और जब ये अपने साइज को डबल कर लेगा, जैसे भाई ये क्या थी, स्पर्मेटोगोनियम थी, इसने अपने अंदर डबल किया अपने साइज को बाय अक्यूमुलेटिंग न्यूट्रिटिव मटेरियल इन इट्स साइटोप्लाज्म। देन इसका साइज क्या हुआ, बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। जब इसका साइज बड़ा हो गया, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया। हमने इसका नाम क्या रख दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम अब हो गया अब इसका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है ये कहाँ से आया, ये न्यूट्रिटिव मटेरियल जो दूसरे जर्मिनल सेल हैं उनसे लिया गया है, कि जो दूसरे जर्मिनल सेल्स हैं उनसे ये न्यूट्रिटिव मटेरियल लिया गया है। इस फेज के अंदर क्या होगा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसे फर्दर डिवीजन के लिए, क्योंकि अब क्या चलेगा, आगे मैचुरेशन फेज चलेगा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मैचुरेशन होगा, मियोसिस होगी। तो मियोसिस में एंटर करने के लिए इसके अंदर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, मतलब इसे मियोसिस के लिए क्या किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो ये हुआ ग्रोथ फेज। अभी तक हमने 2 फेज की बात की है, मैचुरेशन फेज की बात की है एंड ग्रोथ फेज की बात की है। अब हम मल्टीप्लिकेटिव फेज एंड ग्रोथ फेज की बात की है। अब हम डिस्कस करेंगे मैचुरेशन फेज। हम मैचुरेशन फेज की बात करें तो मैचुरेशन फेज में क्या चलता है, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस। मैचुरेशन फेज का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ये करेक्टराइज्ड बाय मियोसिस। जो डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस चलेगा। पहले होगा मियोसिस फर्स्ट, फिर मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, कि ये जो डिप्लॉयड सेल है वो किस में कन्वर्ट होगी, हैप्लॉयड सेल में। और 2 हैप्लॉयड सेल बनेंगी, इस तरीके से 2 हैप्लॉयड सेल बनेंगी और इन हैप्लॉयड सेल को हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इन सेकेंड स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या है कि हैप्लॉइड ही आ गई है, मतलब यहाँ पर 46 क्रोमोसोम थे तो यहाँ पर क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम। मेल के अंदर हमें पता है 46 क्रोमोसोम में क्या है, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम, मतलब 44 ऑटोसोम हो गए प्लस XY सेक्स क्रोमोसोम। तो इस टाइम पे जो ये रिडक्शनल डिवीजन होगा, इस टाइम पे मियोसिस फर्स्ट के ड्यूरिंग 23 इसमें 23 इसमें, मतलब कि 22 प्लस यहाँ x, 22 प्लस y। ये कोई कंफर्म नहीं है कि भाई इसमें x है या इसमें y है, ये किसी भी
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर एक्स क्रोमोसोम आ सकता है और किसी के भी अंदर वाई आ सकता है। यहाँ वाई भी आ सकता है और यहाँ एक्स भी आ सकता है। फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर क्या चलेगा, ये इमीडिएटली इसके अंदर होगी मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस सेकंड को क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि जो ये दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी थी, हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर दो दो सेल बनाएंगी, डॉटर सेल बनाएंगी, और तो टोटल 4 हो गई। ये भी कैसी है, हैप्लॉइड है, और इन्हें नाम देते हैं हम स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन तक हमारी बात आई समझ में। फिर अगर हम इन स्फेरिकल स्पर्मेटिड का डायमीटर की बात करें तो इनका जो न्यूक्लियस का डायमीटर होता है, न्यूक्लियस के डायमीटर की बात की जा रही है तो 5 से 6 माइक्रोमीटर होगा इनका न्यूक्लियस का डायमीटर। फिर जो ये चीज़ हमने देखी कि जो हर एक हैप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया थी वो 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड को प्रोड्यूस करेगी, और जो चारों स्पर्मेटिड हैं वो इस तरीके से अलग नहीं मिलेंगे, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से जॉइंट मिलते हैं कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड मिलेंगे थ्रू साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की हेल्प से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेंगे। तो यहाँ तक तो बात हुई स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन। अब देखो स्पर्मेटोजोआ तो होता नहीं है, स्पर्मेटोजोस्पर्म का स्ट्रक्चर तो हमने कुछ इस तरीके का पढ़ा है, इलोंगेटेड, और ये कैसे राउंड राउंड है। तो जो स्पर्मेटिड है उसका स्पर्म में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाएगी वो, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगी। अब हम बात करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की। इस स्पर्मियोजेनेसिस की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।